Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Naseem Beg again here with you all. BS Computer Science Distributed Database Systems ये कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आज हम स्टडी करेंगे डेटाबेस कंट्रोल. डेटाबेस कंट्रोल Database control refers to the task of enforcing regulations so as to provide correct data to authentic users and applications of a database. In order that correct data is available to users, all data should conform to the integrity constraints defined in the database. Besides, data should be screened away from unauthorized users so as to maintain security and privacy of the database. Database control is one of the primary tasks of the database administrator, also called DBA. The three dimensions of database control are authentication, access rights, and इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. डेटाबेस कंट्रोल होता क्या है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें. डेटाबेस आपने बना दी और बहुत सारा आपने ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो उसमें आपने फीड कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग. अब उसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा भी है, एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो भी है, एम्प्लॉयज़ के मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो अगर लीक हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस के पास जो रिकॉर्ड्स हैं या नादरा की जो डेटाबेस है, अगर वो कोई उसको एक्सेस कर ले तो पूरी की पूरी फैमिली ट्री जो सी वो उसको एक्सेस कर सकता है. तो डेटाबेस कंट्रोल है क्या कि इसमें हम ऑथेंटिकेशन, एक्सेस राइट्स और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन तीन डायमेंशंस पे काम करते हैं. हम ये देखते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा मौजूद है वो इंटेग्रिटी के थ्रू बिजनेस रूल्स को सामने रखते हुए और जितने राइट्स किसी को दिए हैं उसके मुताबिक और जिस यूज़र को राइट्स दिए हैं सिर्फ उसी के लिए एक्सेसिबल हो. ये नहीं कि आपकी डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर ले. डेटाबेस को सिर्फ वो लोग एक्सेस करें जो ऑथेंटिकेटेड है और उनके पास एक्सेस राइट्स हैं. एक्सेस राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा का व्यू करना ये एक एक्सेस राइट है, डेटा को मॉडिफाई करना ये एक एक्सेस राइट है, डेटा को डिलीट करना ये एक एक्सेस राइट है, और नया डेटा इंसर्ट करना ये भी एक एक्सेस राइट है. तो आपने एक्चुअली डेटाबेस कंट्रोल में ये चीज़ें सामने रखनी होती हैं कि आपने यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करना होता है कि कौन कौन यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, और साथ में आपने हर यूज़र के एक्सेस राइट्स सेट कर देने हैं. और इसकी मदद से जो आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो बिजनेस रूल्स हैं, वो भी डेटाबेस में मर्ज कर देने हैं कि कौन यूज़र क्या काम कर सकता है. इसे हम कहेंगे डेटाबेस कंट्रोल. ऑथेंटिकेशन को देखते हैं. In a distributed database system, authentication is the process through which only legitimate users can gain access to the data resources. यानी ऑथेंटिकेशन क्या है कि जैसे पासवर्ड दे दिया जाता है या फिंगर स्कैन या फेस रेटिना के थ्रू, या इसके अलावा और अगर बहुत सिक्योर डेटाबेस है तो मे बी डीएनए के थ्रू आप उसकी एक्सेस जो सी वो दे देते हैं. तो डिफरेंट ऑथेंटिकेशन के मेथड्स हैं जिनमें फॉर एग्जांपल ये भी पॉसिबल है कि आप पासवर्ड के थ्रू एक्सेस दे दें, ये भी पॉसिबल है कि आप आईपी कॉन्फ़िगर करके एक्सेस दे दें, ये भी पॉसिबल है कि आप मैक एड्रेस जो हर सी जो नेटवर्क कार्ड है उसका अपना एक मैक एड्रेस होता है, आप उसके थ्रू एक्सेस दे दें. ये भी पॉसिबल है कि आप फॉर एग्जांपल साइट के ऊपर एक्सेस दे दें, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को सामने रखते हुए GIS में आप एक्सेस दे दें कि फ़लाँ जगह पे जो कंप्यूटर्स हैं उनको ये एक्सेस है. ये भी पॉसिबल है कि आप फेस ज्योमेट्री के थ्रू एक्सेस दे दें.
या फिंगर स्कैन के थ्रू एक्सेस दे दें, या फॉर एग्जांपल हैंड स्कैनर के थ्रू आप एक्सेस दे दें, या फॉर एग्जांपल रेटिना जो सा उसके थ्रू एक्सेस दे दें, या आप DNA के थ्रू एक्सेस दे दें। इसके अलावा भी एक्सेस के कई मेथड्स हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, उसकी बेस पे भी एक्सेस हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ मूवीज़ में आपको नज़र आता है। तो ऑथेंटिकेशन में आपने ये श्योर करना होता है कि आप जिस यूज़र को एक्सेस दे रहे हैं सिर्फ वही डेटाबेस को जो सा वो एक्सेस करे और उसके रिकॉर्ड्स के साथ वो जो सा वो काम करे। ऑथेंटिकेशन कैन बी इन्फोर्स्ड इन 2 लेवल्स। अब ऑथेंटिकेशन इन्फोर्स करने के भी 2 लेवल हैं। नंबर 1 कंट्रोलिंग एक्सेस टू क्लाइंट कंप्यूटर, एंड नंबर 2 कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। यानी एक तो आपने कंप्यूटर लेवल पे एक्सेस दे दी और एक आपने डेटाबेस लेवल पे एक्सेस दी। कंट्रोलिंग एक्सेस टू क्लाइंट कंप्यूटर क्या है? एट दिस लेवल यूजर एक्सेस is restricted while logging to the client computer that provides user interface to the database server. The most common method is the username password combination, यानी username password आपने दे दिया है और उसके थ्रू डेटाबेस से वो एक्सेस होगी। However, more or sophisticated methods like biometric authentication may be used for high security data, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि बायोमेट्रिक्स के थ्रू भी आप डेटाबेस की एक्सेस जो है वो पॉसिबल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये इस लेवल पे क्या होता है? एट दिस लेवल द डेटाबेस सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर assigns some credential to the user. The user gains access to the database using these credentials. One of the method is to create a login account with the database server. जैसे फॉर एग्जांपल YouTube के ऊपर आप अपना अकाउंट बना लेते हैं और फिर आप जो डेटा है उसको एक्सेस करते हैं, या डिफरेंट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स हैं उसमें आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यानी या तो आप क्लाइंट के कंप्यूटर को एक्सेस करवा सकते हैं, उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन सेट कर दें, या फिर आगे मज़ीद लेवल पे जाके सॉफ्टवेयर को एक्सेस करवा दें। यानी क्लाइंट कंप्यूटर की मिसाल ये है कि जब वो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो डेटाबेस ऑलरेडी चल रही है, तो आपको सिर्फ कंप्यूटर का पासवर्ड चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर ऑन है, लेकिन जब आपने सॉफ्टवेयर रन करना है तो फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर की एक्सेस आपको चाहिए। तो ये 2 लेवल पे आप ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। और इन दोनों को अगर आप मर्ज कर दें तो आप ये भी कर सकते हैं कि क्लाइंट कंप्यूटर का पासवर्ड और साथ में डेटाबेस का पासवर्ड दोनों मर्ज कर सकते हैं। ये मज़ीद सिक्योर हो जाएगा सिस्टम। एक्सेस राइट्स की अगर हम बात करें, users access rights refers to the privileges that the user is given regarding DBMS operations, such as the right to create a table, drop a table, add, delete, update tuples, tuples mean records in a table, or query upon the table। यानी अब एक्सेस के जो राइट्स है वो किस तरह के हो सकते हैं? क्रिएट टेबल, ये एक राइट है। टेबल को क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना, नए रिकॉर्ड्स ऐड, डिलीट, अपडेट करना, ये राइट्स हैं। तो आपने एक्सेस राइट्स सेट करने होते हैं कि कौन यूज़र क्या काम कर सकता है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स एंड येट लार्जर नंबर ऑफ यूजर्स, इट इज़ नॉट फिजिबल टू असाइन इंडिविजुअल एक्सेस राइट्स टू यूजर्स। अब इसमें ये कॉमन सी बात है कि आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं और हज़ारों यूज़र पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं उन साइट्स के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अकेले शख्स को राइट्स दें। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन सर्टन रोल्स। तो फिर आप रोल्स डिफाइन कर देते हैं और फिर वो रोल्स जो से वो किसी यूज़र को असाइन कर दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने विंडोज़ फॉर एग्जांपल इंस्टॉल की है तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, एक गेस्ट का रोल है और इसी तरह एक यूज़र का रोल है। तो तीनों रोल डिफाइन किए गए हैं। अगर आपने एक यूज़र क्रिएट किया और उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दे दिए तो अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस यूज़र के पास चले गए, तो इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल। ए रोल इज अ कंस्ट्रक्ट with certain privileges within a database system. Once the different roles are defined, the individual users are assigned one of these roles. यानी आपने roles different बना लेने हैं
और जिस बंदे की जो अथॉरिटी है उसके मुताबिक उसको आपने एक रोल जो सा वो असाइन कर देना। आफ्टर ए हायरार्की ऑफ रोल्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑफन अक्सर ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, जैसे सीईओ है, जो कंपनी का चीफ है, उसके पास सबसे ज़्यादा राइट्स होंगे। इस तरह जो मैनेजर्स हैं उनके पास उससे कम राइट्स होंगे, और जो क्लर्क्स हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके पास सबसे कम राइट्स होंगे। और जो आउटसाइडर्स हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं होंगे कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके। एक्सेस राइट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्रिएट अ रोल अकाउंटेंट एंड देन असाइन दिस रोल टू यूजर ABC। यानी अकाउंटेंट नाम का एक रोल क्रिएट किया जाएगा और फिर वो रोल ABC नाम के यूजर को दे दिया जाएगा। क्रिएट रोल अकाउंटेंट, अब ये आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट जब दी, क्रिएट रोल अकाउंटेंट, ग्रांट, अब यहाँ पे ये रोल क्रिएट हो गया, क्रिएट रोल अकाउंटेंट, ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड एम्प सेल टू अकाउंटेंट। यानी अब देखें, ग्रांट आपने जो अकाउंटेंट नाम का रोल यहाँ पे क्रिएट किया है ना, ये क्रिएट किया अकाउंटेंट का रोल, इसको आपने अब ग्रांट दे दी। अब रोल को ग्रांट दे रहे हैं, यूजर को नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स में यूजर तो हजारों हो सकते हैं, तो आप फिर रोल्स क्रिएट करेंगे। आपने इस रोल को जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया, आपने ग्रांट दी कि वो सिलेक्ट कर सकता है टेबल्स को, इंसर्ट कर सकता है, उसमें रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। कौन से टेबल में? एम्प सेल, यानी एम्प्लॉय की सैलरी का जो टेबल है उसमें अकाउंटेंट रोल उसको सिलेक्ट भी कर सकता है, डेटा को न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकता है और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकता है। इसी तरह आपने कहा ग्रांट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन टेंडर टू अकाउंटेंट, यानी एक टेंडर नाम का टेबल है, उसकी भी आपने उसमें कहा कि इसमें अब इसको सिलेक्ट नहीं वो कर सकता, इसमें नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकेगा, एग्जिस्टिंग को अपडेट कर सकेगा और डिलीट कर सकेगा। सिलेक्ट की ऑप्शन आपने नहीं दी, ये भी आपने अकाउंटेंट को असाइन कर दिया। फिर आपने कहा ग्रांट इंसर्ट सिलेक्ट ऑन एक्सपेंस टू अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट नाम का जो रोल है अभी आपने रोल बनाया, अब ये रोल आपने यूजर को बाद में देना, तो आपने रोल को अभी आप रोल डिफाइन कर रहे हैं। अकाउंटेंट रोल को आपने कहा कि वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकता है एक्सपेंस टेबल से। फिर कमेंट किया, कमेंट से ये होगा कि आपकी ये सारी कमांड जो सी वो डेटाबेस में स्टोर होगी परमानेंटली। फिर आपने ग्रांट अकाउंटेंट टू ABC, और अब आपने ABC यूजर को अकाउंटेंट रोल ये वाला ये आपने असाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये सारी कमांड्स, ये वाली सारी कमांड्स ABC यूजर को असाइन होगी और आपने कमिट कर दिया। दोबारा अंडरस्टैंड करें कि आपने क्रिएट रोल अकाउंटेंट एक रोल क्रिएट किया, आपने उस रोल को ये ग्रांट कर दिया कि वो सेल एम्प्लॉय सेल टेबल को सिलेक्ट कर सकता है, उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकता है और अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड्स को। इसके अलावा आपने अकाउंटेंट रोल को और अलाउ किया कि वो टेंडर नाम के टेबल को उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। और इसके अलावा आपने फर्दर ये कहा कि जो अकाउंटेंट रोल है वो एक्सपेंस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकता है और उसमें से सिलेक्ट भी कर सकता है। ये आपने 3 टेबल्स के डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो अकाउंटेंट रोल को ग्रांट कर दिए। सेव की चेंजेस कमिट, और आपने उसके बाद ABC यूजर को अकाउंटेंट रोल असाइन कर दिया। तो ये वाली जो 3 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय सैलरी टेंडर और एक्सपेंस, इनके ये वाले ऑपरेशंस अब ABC यूजर जो सा वो परफॉर्म कर सकता है। कल को अगर आपको लगता है कि ABC यूजर को कुछ और भी करना चाहिए तो आप या तो इन रोल्स को मॉडिफाई कर लें या ABC यूजर को एक और रोल जो सा वो ग्रांट कर दें, तो उसके पास मजीद राइट्स आ जाएंगे। और चेंजेस को आपने कर दिया सेव विद द हेल्प ऑफ कमिट कमांड। सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल, इसकी बात करते हैं। सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल डिफाइंस एंड एनफोर्सेस द integrity constraint of the database system. The integrity constraints are as follow. Number 1, data type integrity constraint. Number 2, entity integrity constraints. And number 3, referential
इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। यानी 3 तरह के सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। एक तो डेटा टाइप का कंस्ट्रेंट, दूसरा एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, और इसके अलावा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इनको हम 1 by 1 देखते हैं। डेटा टाइप इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। A data type constraint restricts the range of values and the type of operations that can be applied to the field with the specified data type. For example, let's consider data table hostel नाम का एक टेबल है, has 3 fields, उसमें 3 कॉलम है, जिसमें the hostel number, hostel name and capacity, यानी hostel number, hostel name और hostel capacity, ये तीनों उसके कॉलम है। The hostel number should start with capital letter H। अब जो हॉस्टल का नेम है ना, ये आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड कैन नॉट बी नल, और आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ये आपने डेटा टाइप इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा दिया। एंड द कैपेसिटी शुड नॉट बी मोर देन 150, और उसमें 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एंट्री ना हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते हैं कि अगर आप एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसकी लिमिट 250 से ज़्यादा आप स्टूडेंट उसमें नहीं ले सकते, मेंबर्स नहीं ले सकते जो आप ग्रुप क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज फॉर डेटा डेफिनेशन। तो अगर आपने ये डेटा टाइप इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो सा वो बनाना है तो आपको DDL यूज़ करनी पड़ेगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और कमांड क्या होगी? क्रिएट टेबल हॉस्टल, हॉस्टल नंबर varchar 2 5 आपने लेंथ दी, नॉट नल, और आपने कह दिया कि हॉस्टल नंबर नल नहीं होना चाहिए। हॉस्टल नेम varchar 2 15, कैपेसिटी इंटीजर, ये आपने कैपेसिटी तीसरा कॉलम बनाया। एक पहला कॉलम है H नंबर, H नेम, एंड तीसरा कॉलम है कैपेसिटी, यानी ये पहला कॉलम है, ये वाला दूसरा कॉलम है, और ये वाला तीसरा कॉलम है। और उसके बाद आपने चेक लगा दिए, ये डाटा इंटेग्रिटी चेक्स है। हॉस्टल नंबर लाइक एज परसेंटेज, ये लाइक जो आपने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया है ना, इसकी वजह से अब ये एज कैपिटल एज से अगर स्टार्ट नहीं होगा तो वो चेक लगा देगा, वो कहेगा ये नॉट अलाउड। इसी तरह आपने कहा कैपेसिटी लेस देन इज इक्वल टू 150, 150 का आपने चेक लगा दिया कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप डेटा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो सा वो इन्फोर्स कर सकते हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? अब डेटा से ऊपर आपका जो लेवल है वो है एंटिटी का, यानी डेटा तो एक कॉलम के मुतालिक था, अब ये पूरी टेबल के मुतालिक है। एंटिटी इंटेग्रिटी कंट्रोल इन्फोर्सेस द रूल सो दैट ईच ट्यूपल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर ट्यूपल्स। यानी अब ये पूरे पहले एक कॉलम की बात थी, अब पूरे रिकॉर्ड की बात है, पूरे ट्यूपल की बात है। For this, a primary key is defined. A primary key is a set of minimal fields that can uniquely identify a tuple. Entity integrity constraint states that no two tuples in a table can have identical values for primary keys, and that no field which is a part of the primary key can have null value. तो अब जो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है ये क्या कहता है कि पूरे टेबल में, अब टेबल में हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन कोई भी 2 रिकॉर्ड जो उनसे वो एक जैसे ना हो। उनमें जो उनकी प्राइमरी की है, जैसे अगर आप CNIC नंबर लें तो ये एक प्राइमरी की है, या स्टूडेंट रोल नंबर ये प्राइमरी की है, या एम्प्लाई कोड जो सा ये प्राइमरी की है, तो ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये है इंटेग्रिटी की का या एंटिटी इंटेग्रिटी कंट्रोल का रूल कि जो प्राइमरी की कॉलम है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और प्राइमरी की जो सा कॉलम है उसमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, नॉट नल एंड यूनिक, यानी ना तो वो डुप्लीकेट होता है ना ही उसको खाली छोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव हॉस्टल टेबल द हॉस्टल नंबर कैन बी असाइंड एज द प्राइमरी की थ्रू द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इग्नोरिंग द चेक्स। अभी चेक्स की हम बात नहीं करेंगे। हम कहते हैं क्रिएट टेबल हॉस्टल नंबर varchar 2 5 प्राइमरी की। अब यहाँ आपने इसको प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, तो हॉस्टल नंबर जो 1 है वो दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, हॉस्टल नंबर 2 सेकंड टाइम नहीं आएगा, हॉस्टल नंबर 3 सिर्फ एक दफ़ा होगा, 4 5 6 7
और अगर आप दोबारा जाके कहेंगे 3 तो वो एंटर नहीं होगा क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो कोई डुप्लीकेट हॉस्टल नंबर अब ऐड नहीं होगा। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने उसको प्राइमरी की सेट कर दिया। तो जब आप किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर देते हैं तो वो यूनिक और नॉट नल हो जाता है, यानी आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू फीड नहीं कर सकते और आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। और फिर आपके पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल, रेफरेंस से ये वर्ड बना, रेफरेंस से रेफरेंस देना। जैसे आप कहते हैं मेरे पास फला बंदे का रेफरेंस है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लेज्ड ऑन द रूल ऑफ फॉरेन कीज। A foreign key is a field in a data table that is the primary key of a related table। यानी किसी एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो कहीं और जाके रेफर हो रही है जहां पे वो फॉरेन की है। The referential integrity constraint lays on the rule that the value of the foreign key field should either be among the values of the primary key of the reference table और भी entirely null। तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो डिटेल टेबल है या चाइल्ड टेबल है, चाइल्ड टेबल में जो डेटा है उसकी जो मेन कॉलम है उसका, जिसे हम रेफरेंस की कहते हैं, वो या तो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में वो मौजूद हो या फिर खाली हो। यानी अगर आपने चाइल्ड टेबल में डेटा लेना है तो उस डेटा का पेरेंट टेबल में होना ज़रूरी है। या तो आपने चाइल्ड टेबल में डेटा लेना है तो वो पेरेंट टेबल में मौजूद हो या फिर आप लिख ही नहीं सकते। तो इसकी एग्जांपल यूँ लें कि अगर आपने बच्चे का नाम जो सा वो नादरा में इंदराज करवाना है तो या तो आप उसके पापा का नाम बताएंगे या फिर वो इंदराज ही नहीं होगा। यानी या तो पापा का नाम ही आप करवाएंगे जो पेरेंट है उसका, या फिर उसका इंदराज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर अ स्टूडेंट टेबल वेयर अ स्टूडेंट में ऑप्ट टू लिव इन अ हॉस्टल। यानी अब आपने स्टूडेंट को अलाउ किया कि वो हॉस्टल में रह सकता है। टू इंक्लूड दिस द प्राइमरी की ऑफ हॉस्टल टेबल शुड बी इंक्लूडेड एज अ फॉरेन की इन द स्टूडेंट टेबल। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेट्स दिस। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल इंटीजर प्राइमरी की आपने डिफाइन कर दिया, रोल नंबर स्टूडेंट का जो सा वो आपने इंटीजर टाइप और उसको प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। यानी ये यूनिक होगी और नॉट नल होगी। क्लास में 2 स्टूडेंट्स का रोल नंबर 1 नहीं होता। मैनुअल में ये हो जाता है कि टीचर ने गलती से लिख दिया 2, अदरवाइज नहीं होता। या स्टूडेंट्स कहते हैं मेरा भी ये रोल नंबर मेरा भी, लेकिन वो यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम में ऐसा पॉसिबल उस वक्त होता है जब आपने प्राइमरी की कॉलम डिफाइन नहीं किया। अगर आपने प्राइमरी की कर दिया तो फिर डुप्लीकेट रोल नंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टूडेंट नेम आपने नॉट नल कर दिया कि खाली नहीं छोड़ा जा सकता। स्टूडेंट कोर्स वारचार 2 10 खुद टाइप कर देंगे जैसे BScs। और स्टूडेंट हॉस्टल आपने कह दिया रेफरेंस हॉस्टल कि ये स्टूडेंट हॉस्टल उस वक्त उसको असाइन हो जब हॉस्टल में वो रेफरेंस हुआ हो। तो अगर वो हॉस्टल को रेफरेंस नहीं करता तो ये नहीं हो कि अपनी तरफ से कह दो जी फलां हॉस्टल में मैं रहता हूँ। तो सिर्फ हॉस्टल रेफरेंस करने का मकसद ये है कि हॉस्टल का टेबल उसको बताना पड़ेगा कि कौन से हॉस्टल में रहता है। किसी एक हॉस्टल का उसको बताना पड़ेगा और हॉस्टल हमने पहले क्रिएट कर लिए हुए हैं, तो वो अपनी तरफ से हॉस्टल का नाम नहीं दे सकता। रिलेशनल अलजेब्रा फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। अब ये जितनी क्यूरीज हम लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कि जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त सूरत हाल ये आती है कि फिर हमारी क्यूरीज की स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो आपने रिलेशनल अलजेब्रा जब यूज़ करना है तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करेंगे उसके लिए हम यहाँ अब स्टडी करेंगे, ताकि आपकी क्यूरीज की स्पीड जो सी वो बेहतर रहे, क्यूरीज स्लो ना हो जाए। ये ना हो कि आपने सेलेक्ट कमांड दी और आपको 3 मिनट बाद रिकॉर्ड जो से वो आपके सामने आए। When a query is placed, it is at first scanned, passed and validated। यानी जब आप क्यूरी लिख के, फॉर एग्जांपल आपने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ABC टेबल, तो अब सबसे पहला काम क्या होगा कि क्यूरी स्कैन होगी, DBMS इसको स्कैन करेगा, फिर उसको पार्स करेगा, पार्सिंग यानी स्टेजेस से गुजारेगा, एंड वैलिडेट।
और उस पर काम हो सकता है तो उसको वैलिडेट कर देगा। एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूरी इज देन क्रिएटेड सच एज क्यूरी ट्री और एक क्यूरी ग्राफ। अब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एक क्यूरी की क्या होती है, वो या तो क्यूरी ट्री कहलाती है या हम उसे क्यूरी ग्राफ कहते हैं। यानी स्कैन होने के बाद पार्स और वैलिडेट ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्यूरी ट्री या क्यूरी ग्राफ के थ्रू होते हैं। देन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज आर एडवाइज और जो देन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज आर डिवाइज्ड फॉर रिट्रीविंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस टेबल्स। और जो क्यूरी में आपने लिखा होता है फिर वो टेबल से आपके सामने वो आता है, यानी डेटाबेस में टेबल्स मौजूद होते हैं जिनमें आपका डेटा होता है। जब आप क्यूरी देते हैं तो वो स्कैन होती है, पार्स होती है, वैलिडेट होती है। क्यूरी ट्री के थ्रू आपका जो क्यूरी एग्जीक्यूट होके तो आपका डेटा आपको दिखाती है। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी फॉर क्यूरी प्रोसेसिंग इज कॉल्ड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। यानी आपने बेस्ट क्यूरी जो सी वो लिखनी है तो हम कहेंगे कि ये हमारी ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी है, ऑप्टिमाइज्ड। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ए प्रोसेस टू चूज अप्रोप्रिएट क्यूरी, ए प्रोसेस टू चूज अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं वो क्या है? इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम query optimization is a crucial task. The complexity is high since number of alternative strategies may increase exponentially due to the following factors. अब ये सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो क्योंकि हमारे पास बहुत से फ्रेगमेंट्स हैं, द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट साइट्स के ऊपर डेटाबेस के फ्रेगमेंट्स पड़े हैं। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स आर टेबल्स अक्रॉस वेरियस साइट्स। और ये भी पॉसिबल है कि एक ही टेबल के बहुत से पार्ट्स हों, कोई पार्ट किसी साइड पे पड़ा है, कोई पार्ट किसी साइड पे पड़ा है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्यूरी जो सी वो कितनी कम्प्लेक्स हो सकती है। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स, अब आपने क्यूरी दे दी, अब साइट 1 जो अमेरिका में थी वहाँ से डेटा जल्दी आ गया, साइट 2 फॉर एग्जांपल जो न्यूजीलैंड में थी वहाँ से डेटा आने में अब आपको टाइम लगना, तो ये भी एक इशू हो सकता है। और डिस्पैरिटी इन लोकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, और उसके बाद जो लोकल प्रोसेसिंग है इसमें भी प्रॉब्लम्स जो सी वो हो सकती हैं। तो क्योंकि डिफरेंट साइट से डेटा आना है इसलिए क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। Hence, in a distributed system, the target is often to find a good execution strategy for query processing rather than the best one. The time to execute query is the sum of the following. यानी अब क्योंकि ये लोकल सिस्टम पे क्यूरी रन नहीं होनी, लोकल सिस्टम पे अगर एग्जीक्यूट होनी होती तो हम टाइम बता देते जी कि हमारे पास इस तरह का प्रोसेसर है, इतने टोटल रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस में और ये क्यूरी इतने टाइम में हमें जो सा वो रिजल्ट रिटर्न करेगी। लेकिन क्योंकि डिफरेंट साइट से अब डेटा आना है और डेटा आपका फ्रेगमेंटेड भी है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपने अगर टाइम कैलकुलेट करना है कि क्यूरी कितनी देर में रन होगी, तो आपने ये 4 टाइम्स जो से हैं इनको प्लस कर लेना है। नंबर 1, टाइम टू कम्युनिकेट क्यूरी टू डेटाबेस। अब ये कम्युनिकेशन टाइम डिफरेंट होगा, हर साइट की तरफ जब क्यूरी जाएगी तो हर साइट का अपना कम्युनिकेशन टाइम है। अमेरिका जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है क्यूरी, और यूके फॉर एग्जांपल या चाइना जा रही है, या लोकली पाकिस्तान इस्लामाबाद कराची में जा रही है। तो कम्युनिकेशन टाइम नंबर 1। नंबर 2, टाइम टू एग्जीक्यूट लोकल क्यूरी फ्रेगमेंट्स। अब जो लोकल क्यूरी के फ्रेगमेंट्स हैं वो भी उसमें ऐड होंगे। नंबर 3, टाइम टू असेंबल डेटा फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। अब क्योंकि क्यूरी में सब क्यूरीज थी बहुत सारी और डिफरेंट साइट से डेटा आया, तो अब वो सारा डेटा जो सा वो असेंबल होगा और आपको एक पेज के ऊपर उसका रिजल्ट जो सा वो मिलेगा। तो टाइम टू असेंबल डेटा फ्रॉम डिफरेंट साइट्स ये भी उसमें ऐड होगा। और इसी तरीके से टाइम टू डिस्प्ले रिजल्ट्स थ्रू द एप्लीकेशन, और जिन एप्लीकेशंस ने वो क्यूरी डिमांड की थी उसकी तरफ जो टाइम लगना है डिस्प्ले करने में वो भी ऐड होगा। यानी कम्युनिकेशन टाइम
एग्जीक्यूट लोकल क्यूरी, फ्रेगमेंट टाइम, असेंबलिंग टाइम और डिस्प्लेइंग टाइम, ये 4 टाइम ऐड होंगे तो आपको वो नेट टाइम निकलेगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक क्यूरी लेती है। क्यूरी प्रोसेसिंग को अगर आप देखें, क्यूरी प्रोसेसिंग इज द सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूरी प्लेसमेंट, यानी क्यूरी लिखने से लेकर डिस्प्ले करने तक। द स्टेप्स आर एज फॉलो इन द डायग्राम। डेटाबेस क्यूरी स्कैन हुई, आपने यहाँ पे लिखी, स्कैन हुई, पार्स हुई, वैलिडेट हुई, ये 3 स्टेजेस हुई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। क्यूरी ऑप्टिमाइजर चला, उसने देखा कि इस क्यूरी को मैं बेहतर कर सकता हूँ कि नहीं, ये प्रोग्राम या पीस ऑफ कोड है। फिर कोड जनरेट हुआ, बेस्ट जो क्यूरी ऑप्टिमाइजर ने बेस्ट क्यूरी लिखने के बाद जो आपने बग्स उसमें छोड़े थे, बग्स मीन सिंटैक्स एरर नहीं बल्कि ऑप्टिमाइजेशन के जो बग्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू क्यूरी ऑप्टिमाइजर आपकी क्यूरी को जो सा वो बेहतर कर देता है। उसमें जो ज्वाइंस हैं फॉर एग्जांपल उनको बेहतर करता है, या क्वालिटी के जो आपने सिंबल्स यूज़ किए हैं, या अर्थमेटिक ऑपरेटर जो उनसे उनको प्रॉपर प्लेस पे लगा के वो ब्रैकेट्स लगा के ऑप्टिमाइज कर देता है। कोड जनरेट हुआ, डेटाबेस प्रोसेसर रन हुआ और आपको क्यूरी का रिजल्ट जो सा वो आ गया। तो ये क्यूरी प्रोसेसिंग आपने सामने रखनी है। क्यूरी लिखी, स्कैन हुई, पार्स हुई, वैलिडेट हुई, क्यूरी ऑप्टिमाइज हुई, कोड जनरेट हुआ क्यूरी का, ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है। और डेटाबेस प्रोसेसर जो सा उसने आपको डेटा दिया और रिजल्ट आपके सामने जो से वो डिस्प्ले हो गया। इन द मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम हियर टू आस्क। थैंक यू और अल्लाह हाफिज।